हेलो गाइस, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक हैं। तो आज हम अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो इंडियन, तो हमने पीछे भी लेक्चर्स में डिस्कस किया कि बेसिक फीचर का टर्म पहले भी आया था, लेकिन आज हम इसको एज ए चैप्टर पढ़ेंगे और एज अ इन इसको हम काफ़ी डिटेल में जाकर देखेंगे कि ये बेसिक फीचर या बेसिक स्ट्रक्चर क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि बेसिक फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहीं पे भी मेंशन्ड नहीं है। सबसे पहले तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट, बेसिक स्ट्रक्चर भी मेंशन नहीं है, बेसिक फीचर भी मेंशन नहीं है, टर्म्स ही नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि ग्रेजुअली ग्रेजुअली सर्कमस्टांसिस ऐसे बने, स्लोली स्लोली 1950 के बाद ऐसे सर्कमस्टांसिस बने कि ये टर्म को आना पड़ा। ठीक है, तो ये कैसे बने, हम इसकी डिटेल में जाकर आज हम इसको देखेंगे। बेसिकली क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स को डिवाइड किया है तीन में। ठीक है, पहला है एग्जीक्यूटिव, दूसरा है लेजिस्लेचर और तीसरा है जुडिशरी। अब एग्जीक्यूटिव क्या है, दोबारा से बोल देता हूँ, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव क्या है? एग्जीक्यूटिव है मिनिस्ट्रीज़। ठीक है, जैसे हम जितने भी सारे के सारे मिनिस्टर गवर्नमेंट के आते हैं वो सारे एग्जीक्यूटिव में आते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, जितने भी हमारे मिनिस्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, ये किस में आते हैं? एग्जीक्यूटिव में। एग्जीक्यूटिव मीन्स एग्जीक्यूट करना, स्टार्ट करना, कुछ काम करना। ठीक है, तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स को तीन में डिवाइड किया है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव को मैंने समझाया, दोबारा से समझाता हूँ। एग्जीक्यूटिव जो कि पहला स्तंभ है, पहला पिलर है, उसमें सारी की सारी मिनिस्ट्रीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आ जाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री, एचआरडी मिनिस्ट्री जो कि अब शिक्षा मंत्रालय बन गया है। ठीक है, उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर भी इसी एग्जीक्यूटिव के अंडर आता है। तो पहला हो गया एग्जीक्यूटिव। दूसरा लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या होता है? वो बॉडी जो कानून बनाती है। तो हमारे देश में एक ही बॉडी है सेंट्रल लेवल पे जो कानून बनाती है, वो है पार्लियामेंट। तो लेजिस्लेचर को अभी तक आप ये सिर्फ इतना समझ लीजिए, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को लेजिस्लेचर बोलते हैं। आगे जाके हम देखेंगे पार्लियामेंट के भी दो पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। अभी तक आप सिर्फ इतना जानिए, लेजिस्लेचर क्या चीज़ है? पार्लियामेंट। तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, हमारा अभी जो हमने पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पावर्स को तीन में डिवाइड किया है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव मैंने बता दिया, प्राइम मिनिस्टर और बाकी सारे के सारे मिनिस्टर इस एग्जीक्यूटिव के अंडर आते हैं। लेजिस्लेचर की बात करें तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को ही लेजिस्लेचर बोलते हैं। हालांकि प्रेसिडेंट भी उसका पार्ट होता है, लेकिन अभी हम उसको नहीं देखेंगे, वो हम बाद में उसके ऊपर आ जाएंगे। लेजिस्लेचर आप इतना समझ के चलिए, लेजिस्लेचर मीन्स पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तीसरा स्तंभ जो है वो है जुडिशरी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं जब हम, तो हम सुप्रीम कोर्ट को ही मान कर चलेंगे। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव मीन्स प्राइम मिनिस्टर और बाकी सारे मिनिस्टर, लेजिस्लेचर मीन्स पार्लियामेंट और जुडिशरी मीन्स सुप्रीम कोर्ट। राइट, तो ये हो गया, हमने पावर्स को डिवाइड कर दिया तीन में। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने ही ये पावर्स को डिवाइड किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही किया है। ठीक है, और किसी ने नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही पावर्स को जो है वो डिवाइड कर दिया है तीन में। ठीक है, आगे चलते हैं। पावर्स हो गई डिवाइड। अब एक चीज़ ये है कि पार्लियामेंट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। ऐसा लिखा गया है आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये लिखा गया है कि हमारी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अगर ज़रूरत पड़े तो
टाइम आने पे अमेंड कर सकती है। टाइम कभी भी आ सकता है, जब भी पार्लियामेंट सेशन में हो, ठीक है, किसी भी साल, इस साल, अगले साल, कभी भी। तो पार्लियामेंट जब चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। आज तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 के बाद 100 से भी ज़्यादा बारी अमेंड हो चुका है, राइट। इतना समझिए आप कि कॉन्स्टिट्यूशन हम जो कौन अमेंड करता है, पार्लियामेंट अमेंड करती है, ठीक है। अब कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई कुछ प्रॉब्लम्स सामने आई, वो ये कि 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन की पहली अमेंडमेंट हुई। 1951 में, 50 में तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ, 51 में पहली अमेंडमेंट सामने आई। तो उसने क्या किया, उसमें ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको अमेंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। आपको पता ही है हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, ठीक है। तो पार्ट 3 बोले तो पार्ट 3 मीन्स फंडामेंटल राइट्स। तो सवाल ये पैदा हुआ कि फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया के हैं, उनको भी पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है क्या। तो ये बात सामने आई। तो सबसे पहले केस आया शंकरी प्रसाद केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो शंकरी प्रसाद केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है, उसने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया और ये कहा गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के ये जो पार्लियामेंट है, ये पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फंडामेंटल राइट्स को तो अमेंड कर नहीं सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर सकती है, राइट। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है, ठीक है। तो ये कौन सा केस था, शंकरी प्रसाद केस। क्या हुआ इस केस में, हम दोबारा से देखते हैं। तो हमने ये देखा कि 1951 में पार्लियामेंट की पहली अमेंडमेंट होती है और पहली जो अमेंडमेंट होती है वो शंकरी प्रसाद केस में चैलेंज हो जाती है। देखो, पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड करे, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड करे, लेकिन सिटीजन्स ऑफ इंडिया को राइट है कि वो पार्लियामेंट की गई अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है। क्या कर सकता है, अगर पार्लियामेंट कोई अमेंडमेंट लाती है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मैं, आप या कोई भी सिटीज़न ऑफ इंडिया वो इस अमेंडमेंट को चैलेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, राइट। वही हुआ शंकरी प्रसाद केस में। तो शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, हम कुछ नहीं कर सकते, पार्लियामेंट अमेंडमेंट जैसे चाहे वो कर सकती है। अब एक और केस आया 1965 में, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसने भी यही चैलेंज किया कि और किसी अमेंडमेंट को चैलेंज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यही कहा कि भाई पार्लियामेंट चाहे तो कुछ भी अमेंड कर सकती है, हम कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट कुछ नहीं कर सकती, पार्लियामेंट जो कर रही है उसको करने दो, क्योंकि आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट का आर्टिकल है वो कुछ भी कर सकता है, हम सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकती, राइट। तो ऐसा हुआ अब तक। लेकिन अब देखिए, अब चेंज आने वाली है। अब चेंज ये आई गोलकनाथ केस में, राइट। 1967 में गोलकनाथ केस आया, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1967। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है हमारी देश का। इस केस में इतना इंपॉर्टेंट क्या है, इस केस में ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पुरानी जो उसकी जजमेंट्स थी उसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपनी पुरानी जजमेंट्स को रिवर्स भी कर सकती है, याद रखना। आज उसने कोई जजमेंट दी है, कल को उसके ऑपोजिट जजमेंट दे सकती है, ये याद रखना। इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पुरानी शंकरी प्रसाद वगैरह वाली जो जजमेंट दी थी उसको रिवर्स कर दिया और यहाँ पर आके कहा कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है लेकिन फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। तो क्या हुआ, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1967 में पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है अमेंड, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। ये जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट के केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी बोला
कि आर्टिकल 368 जो है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का आर्टिकल है, उसकी पावर्स क्या हैं? उसकी पावर सुप्रीम कोर्ट ने इस गोलकनाथ केस में बोला उसकी पावर्स यही यही है कि वो आर्टिकल 368 सिर्फ ये बताता है कि अमेंडमेंट करनी कैसे है, उसका प्रोसीजर क्या है, और कुछ नहीं कहता। वो पार्लियामेंट को ये पावर नहीं दे सकता कि आप जो मर्जी चाहो तो उसको अमेंड करते जाओ, ठीक है, ये नहीं कहता वो आर्टिकल 368। लेकिन तो क्या कहता है? वो सिर्फ बताता है, आर्टिकल 368 क्या बताता है? ये बताता है कि अमेंडमेंट लानी कैसे है। तो गोलकनाथ केस में हम दोबारा देखते हैं क्या हुआ। गोलकनाथ केस 1967, गोलकनाथ केस क्या था? गोलकनाथ केस था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। इस केस ने क्या किया? अपनी पुरानी जो जजमेंट्स दी थी, जो हमने ऊपर पीछे 2 जजमेंट्स देखी, उनको रिवर्स करके ये बोला कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट 3 का ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेंट है उसको अमेंड नहीं कर सकती। साथ में ये भी बोला कि आर्टिकल 368 सिर्फ ये बताता है कि अमेंडमेंट करनी कैसे है। आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को ये अनलिमिटेड पावर नहीं दे सकता कि जितनी मर्जी अमेंडमेंट करो, फंडामेंटल राइट को भी अमेंड करो, ऐसे नहीं है। वो सिर्फ ये बताता है कि अमेंडमेंट का प्रोसेस क्या है, राइट। ये हुआ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में। अब इससे पार्लियामेंट घबरा गई। पार्लियामेंट क्यों घबरा गई? देखो, पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में हमेशा एक कन्फ्लिक्ट रहता है हमारे देश में, क्योंकि दोनों के पास बहुत पावर है। जब दोनों के पास पावर होती है और उनमें कन्फ्लिक्ट रहता है, फॉर एग्जांपल आपके फादर और मदर, आपके फादर के पास भी कुछ पावर्स रहती हैं घर की, आपकी मदर के पास भी कुछ पावर्स रहती हैं घर की, तो दोनों में कन्फ्लिक्ट कभी कभी रहता है, राइट, कि कौन क्या करेगा, किसकी पावर ज़्यादा है, किसकी कम है, ठीक है। तो कई घरों में फादर ज़्यादा पावरफुल होता है, कई घरों में मदर ज़्यादा पावरफुल होती है, कईयों में बराबर होते हैं। हमारे देश में भी कभी पार्लियामेंट ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, कभी जुडिशरी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, कभी कभी दोनों बराबर बराबर चलते रहते हैं। तो ये चलता रहता है हमारे देश में। हमारे देश में ऐसे साल भी गए जब जुडिशरी बहुत पावरफुल रही, पार्लियामेंट से भी ज़्यादा पावरफुल रही। हमारे देश में कुछ ऐसे साल भी रहे जब पार्लियामेंट बहुत पावरफुल रही और जुडिशरी से ज़्यादा पावरफुल रही। लेकिन ऐसे साल भी रहे जैसे कि जबकि पार्लियामेंट और जुडिशरी बराबर बराबर की पावर में रहे। अब देखिए, जब गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड ही नहीं कर सकती, इससे पार्लियामेंट घबरा गई। पार्लियामेंट ने कहा कि भाई, हम तो अपने आप को बड़ा पावरफुल समझते थे, ये सुप्रीम कोर्ट ने तो इतना बड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया हमारे ऊपर, अब हम फ्यूचर में फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन्स के हैं उनको अमेंड ही नहीं कर पाएंगे, हमारी पावर तो कम हो जाएगी, सिटीज़न बड़ा पावरफुल बन जाएगा। सिटीज़न तो रोज़ सुप्रीम कोर्ट में जाके केस करेगा, जब भी गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेगी तो सिटीज़न जो है वो जाके सुप्रीम कोर्ट में बैठ जाएगा, जाके बोलेगा जी देखो मेरा फंडामेंटल राइट चला गया, देखो मेरा फंडामेंटल राइट ये वाला चला गया, देखो मेरा ये वाला फंडामेंटल राइट चला गया, तो अब मैं क्या करूं। तो इसलिए पार्लियामेंट ने अब एक नया स्टेप लिया। वो स्टेप क्या था वो देखते हैं। तो अब पार्लियामेंट ने 1971 में एक अमेंडमेंट लाई जिसको हम 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं। क्या हुआ इस अमेंडमेंट में? इसमें यह हुआ कि पार्लियामेंट ने खुद को पावर दे दी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। तो क्या हुआ 24th अमेंडमेंट एक्ट में कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट अमेंड कर सकती है, चेंज कर सकती है, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। ये हुआ किसमें? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ठीक है। तो गोलकनाथ केस में क्या हुआ था? उसने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। वो कब की बात है? 1967 की। लेकिन यहाँ पर देखिए कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो यहाँ पर देखिए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आई 1971 में, इसने क्या किया? इसने पूरा सुप्रीम कोर्ट का ही उल्टा कर दिया और ये बोल दिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी अमेंड कर सकते हैं, हम
फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड करने की पावर हमारे पास है, और वो इसने पावर अपने आप को दे दी। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ये किया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। साथ में एक और बात भी कही, मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी जब अमेंडमेंट एक्ट पास होता है तो प्रेसिडेंट का सिग्नेचर उसके ऊपर ज़रूरी हो जाता है, या प्रेसिडेंट की एसेंट बोलते हैं उसको, सिग्नेचर को। एसेंट मीन्स हाँ, तो प्रेसिडेंट की एसेंट ज़रूरी हो जाती है। तो प्रेसिडेंट को ये बोल दिया कि आपकी एसेंट इस एक्ट के ऊपर, ये जो अमेंडमेंट एक्ट है वो ओब्लिगेटरी है, आप मना नहीं कर सकते। यानी पार्लियामेंट ने इस 24th अमेंडमेंट में किया एक तो ये बोल दिया कि हम कुछ भी अमेंड कर सकते हैं इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स, साथ में ये भी बोल दिया कि प्रेसिडेंट को इसके ऊपर सिग्नेचर करने पड़ेंगे, वो मना नहीं कर सकता, वो इलीगल हो जाएगा अगर वो मना करेगा, तो वो मना ही नहीं कर सकता। ये भी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में मैंडेटरी कर दिया कि प्रेसिडेंट को भी साइन करने पड़ेंगे, प्रेसिडेंट को भी एसेंट देनी पड़ेगी, वो ओब्लिगेटरी है, राइट। तो इसलिए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे देश में। आगे चलते हैं।